दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक अहम सत्याग्रह की जो कि 19 अप्रैल 1917 को हुआ। उस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो है बिहार में जिला है। उस सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह या सत्य के लिए आग्रह। लेकिन जब व्यक्ति सत्य के लिए कोई व्यक्ति आग्रह करता है, नहीं बात माने, तो फिर बल का ही प्रयोग किया जाता है। और यही हुआ अंग्रेजों के साथ। गांधी जी आए, उन्होंने सत्य के लिए आग्रह, सत्य का आग्रह किया, सत्याग्रह किया, लेकिन भारत को आजादी ना दी उन्होंने। उसके बाद हमारे बहुत बड़े बड़े नायक आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी दम के बल पर अंग्रेजों को देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम आज बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें गांधी जी की प्रथम एंट्री हुई। यह पहला सत्याग्रह था जब गांधी जी ने इसमें भाग लिया और उसके बाद वो देश के लिए या देश की आजादी के लिए सत्याग्रह या आंदोलनों में भाग लेने लगे। तो यह चंपारण सत्याग्रह जो है वो 19 अप्रैल 1917 को हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट लेके चलते हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये अहम सत्याग्रह है और मोस्टली पेपरों में आता है। सबसे पहले 1777 में 1777 नील की खेती बंगाल में प्रारंभ हुई। कहां पर हुई? बंगाल में। अच्छा, लेकिन एक और बात बताएं कि इसे प्रारंभ करने से पहले कि ये क्यों करना पड़ा। जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी को इसमें इन्वॉल्व इसलिए होना पड़ा क्योंकि वहां के जो किसान थे उनसे नील की खेती जबरदस्ती की जाती थी। यानी कि जो अंग्रेजों के ठेकेदार थे, अंग्रेजों ने देखो स्वयं नील की खेती किसानों से नहीं कराई, बल्कि उन्होंने वहां पर बागान के जो मालिक थे उन्हीं को ठेकेदारी दे दी कि आप किसानों से नील की खेती कराओ। अच्छा, नील की खेती कराने में एक बाउंडेशन कर दी उन्होंने कि भूमि का 15% या 3/20 यानी तीसरे भाग पर, 20 का तीसरे भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या हुआ कि किसानों का शोषण होने लगा। क्यों? क्योंकि नील की खेती किसान करते थे लेकिन वो मार्केट में, बाजार में सीधे नहीं बेच सकते थे, बल्कि वो ठेकेदारों के थ्रू बिटेन जाती थी। और ठेकेदार और अंग्रेज दोनों लाभ कमाते थे, लेकिन किसानों को उसका बेनिफिट, लाभ नहीं मिल पाता था। तो सबसे पहले जो 1777 में नील की खेती जो है कहां पर हुई? बंगाल में प्रारंभ हुई। कहां पर हुई? बंगाल में। अच्छा, उस समय दो जगह नील की खेती हुआ करती थी, मुख्य केंद्र थे, एक तो बंगाल, और बंगाल के बाद हुआ चंपारण, जो कि बिहार में एक जिला है। चंपारण क्या है? बिहार में एक जिला। चंपारण नेपाल से सटा एक जिला है जो कि बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि अंग्रेजों ने बागान के मालिकों को जमीन की ठेकेदारी दी। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, कौन हेडक में पड़े, कौन किसानों से दिमाग मारे। उन्होंने क्या करा कि वहां की, देखो कभी भी कोई भी विनाश हो या कोई बड़ी हानि हो या गद्दारी हो, उसमें अपने यहाँ का जरूर इन्वॉल्व होता है। ठेकेदार कोई ऐसे नहीं कि वो अंग्रेजों के ही थे, बागान के जो मालिक थे वो यहीं के थे, जमींदार थे। और उनको जब अंग्रेजों ने जमींदारी दी तो उनके, अंग्रेजों के लिए वो काम करने लगे और किसानों का खून पीने लगे। खून पीने से देखो एक बात मुझे याद आई जिससे पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या? यूरोपीय विद्वान जिसका नाम था EWL टावर, यूरोप का एक विद्वान था जिसका नाम था EWL टावर, उसने एक लाइन लिखी और उस लाइन से ही पूरा चंपारण का जो अर्थ है क्लियर हो जाएगा। उसने लिखा, मानवता के खून से सने बिना नील ब्रिटेन नहीं पहुंचता। उस समय लिखा था, उस समय लिखा, तो प्रेजेंट में लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि मानवता के खून से सने बिना, मानवता के खून यानी कि खून उसमें शामिल था, इतनी मेहनत ली जाती थी
कि मानवता के खून से सने बिना नील ब्रिटेन नहीं पहुंचता था। यानी कि नील जो ब्रिटेन जाता था उसमें मानवता का खून हुआ करता था, किसानों का शोषण हुआ करता था। लेकिन उसमें कुल्हाड़ी में जैसे बैट जो होता है वो लकड़ी का ही होता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी बाद में उससे बैट से मिलकर क्या करती है, लकड़ी यानी पेड़ को ही काटती है। तो अंग्रेजों ने बागान के मालिकों को जमीन की ठेकेदारी दी कि आप नील पैदा कराओ, किसानों पर शोषण करो, 15% या तीसरा भाग 20 का, इस पर आप क्या कराओ, खेती कराओ नील की। चौथा पॉइंट बना 3 कठिया प्रणाली, जो ये है ना 3, यानी कि 20 में से 3 भाग, लगभग 15% निकल के आएगा, उसे बोलते थे 3 कठिया प्रणाली। ये लागू की किन्होंने, जमींदार ने, किसके कहने पर, अंग्रेजों के कहने पर, कि 3 कठिया प्रणाली लागू की, जिसमें 15% यानी जमीन का 15% पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अच्छा, नील की खेती करो, तुम बेच भी सकते नहीं, आप सीधे मार्केट में बेच नहीं सकते, आपको ठेकेदारों को देनी पड़ेगी, ठेकेदार जो है वो अंग्रेजों को देंगे। कितने परसेंट पर होती थी, 15% पर, यानी कि तीसरा भाग कितने का, 20 का, 20 का तीसरा भाग या 15%। अब आइए नंबर 5, नील की फसल नगदी फसल थी। तो नील की फसल जो थी वो नगदी थी, नगद बिकती थी। किसानों से ठेकेदार जो थे या अंग्रेज कम मूल्य पे लेते थे, लेकिन किसानों को उनका जो भुगतान किया जाता था बहुत कम, नाम मात्र का भुगतान किया जाता था, जिससे किसानों को नुकसान होता था और फायदा होता था अंग्रेजों को या जमींदारों को। पॉइंट नंबर 6, नील की खेती से जमीन की उर्वरता कम होती थी। उर्वरता मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जिस जमीन पर नील का पौधा लगाया जाता था, वहां पर जमीन की जो पैदा करने की, यानी ग्रोथ करने की, जो पौधों की ग्रोथ करने की क्षमता थी, वहां पर कोई और फसल लगाई जाए तो वो इतनी मतलब वो जो फर्टिलाइजेशन उगने की क्षमता थी वो खत्म हो जाती थी, पौधे बहुत स्लो उगते थे, यानी फर्टिलाइजेशन कम हो जाती थी, उर्वरता कम हो जाती थी। पॉइंट नंबर 7, क्या आगे चलकर, आगे क्या हुआ, आगे चलकर बाद में नील की खेती कम हुई, मार्केट में नील की खेती की यानी नील की मांग कम हुई। मांग कम, उसका रीजन ये था कि और देशों ने, यूरोपीय देशों ने और देशों ने नील का उत्पादन केमिकल से करना प्रारंभ कर दिया, तो वहां पर क्या हुआ, नील की मांग, नील के पौधे की मांग कम हुई। बाद में नील की खेती की मांग कम हुई, जिससे क्या हुआ, घाटा, जिससे जमींदार जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्हें घाटा होने लगा। तो वो घाटा फिर वो किसानों से वसूल किया जाने लगा, कैसे, कि नए नए कर लगाए जाने लगे, नए नए कर लगाए जाने लगे, जिससे वो घाटा पूरा हो। पॉइंट 8, यदि किसान खेती करना नहीं चाहते थे, यदि किसान, कोई किसान ये चाहता कि मुझे नील की खेती नहीं करनी, तो उससे जो जमींदार थे, यानी लेते तो अंग्रेजी थे, लेकिन वो जमींदार के माध्यम से उससे एक भारी भरकम राशि, जिसे तवान क्या कहा जाता था, तवान, तवान वसूल किया जाता था। बोले कि अगर तुम्हें नील की खेती नहीं करनी है तो मत करो, उसके बदले में हमें राशि दे दो। मतलब जमीन किसान की, उगा किसान रहा है, और अगर उस खेती को नहीं करे तो उसे इनडायरेक्ट रूप में इसे को रिश्वत देनी पड़ती है कि साहब मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे सरकारी रूप दिया गया, किस नाम से, तवान, तवान, ठीक है। पॉइंट 9, ऐसा नहीं कि किसानों ने आंदोलन, गांधी जी से पहले, चंपारण से पहले आंदोलन नहीं किए, आंदोलन किए, किसान की हालत वैसे ही खराब थी, लेकिन किसान जो कुछ लोग उभर के आते और आंदोलन भी करते तो उन पर क्या था, मुकदमा लगा दिया जाता था। जनरली देखो, किसान कोई भी हो वो भी व्यक्ति है, और जब मुकदमा लगता तो घर के लोग भी परेशान होते थे, खेती वैसे ही कम हो रही थी, अंग्रेजों का दबाव हो रहा था, शोषण हो रहा था, जमींदार अलग नाक में दम कर रहा था। तो फिर क्या थे कि घर वाले कहते भाई अब रहने दे, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा है, क्योंकि वो खर्चा और ज्यादा हो रहा था, सुनने वाला कोई था नहीं। क्या
यदि किसान खेती करना नहीं चाहे तो तवान राशि ली जाती थी। उसके बाद किसानों ने आवाज उठाई तो उनको क्या किया आगे, उनके साथ क्या किया, मुकदमे कर दिए, एक आध को जेल भी कर दी। किसान डर गए, जेल हो गई तो और डर जाता है आदमी। अब उस समय जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी बात को सही तरीके से रखे और दमदारी से रखे। तो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन होना था, तो वहां पर जो राजकुमार शुक्ल थे उन्हें पता चला कि बाल गंगाधर तिलक आने वाले हैं। तो बाल गंगाधर को तिलक को लेने के लिए जो राजकुमार शुक्ल थे लखनऊ गए, बोले कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका नाम था और वो हमारी बात को रखेंगे, अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा इससे, बाल गंगाधर तिलक से। लेकिन जब वो बाल गंगाधर तिलक को वहां लखनऊ पहुंचे, कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो वहां पर उनको सलाह दी गई कि साहब एक गांधी जी हैं जो कि दक्षिणी अफ्रीका में भी जाकर अपना टेलर दे के आए। बोले कि जो विदेश की धरती पर जाकर, जो विदेश में जाकर वहां पर अपना नाम करके आए, सत्याग्रह करके आए, वो आपकी बात को सही तरीके से रख देंगे। तो गए तो जो राजकुमार शुक्ल थे वो बाल गंगाधर तिलक को लेने गए थे, लेकिन उन्होंने फिर गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण आइए, यानी गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप चंपारण आइए और हमारी समस्या सुनिए और समस्या का हल निकालिए। तो गए थे वो बाल गंगाधर तिलक को लेने के लिए, लेकिन उन्हें सुझाव दिया कि आप गांधी जी को मना लो, गांधी जी अगर आपके आगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और हुआ भी वही कि गांधी जी के सामने बात रखेगी, गांधी जी मान गए, क्या बोले मैं चंपारण आऊंगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और अपने साथ हुए शोषण, जमींदारों द्वारा अत्याचार, नील की खेती, जमीन पर जबरदस्ती खेती करना और जमीन का एक भाग जो कि 15% था, या 20 में से 3 भाग, 20 का तीसरा भाग, वो पूरी समस्या उन्होंने गांधी जी के सामने रखी और यह भी बताया कि अगर हमने कभी प्रयास किया तो हम तो मुकदमे कर दिए गए, क्योंकि गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे और विदेश में पढ़ के आए। तो देखो, जिसको जानकारी होती है ना किसी भी क्षेत्र की, उससे किसी का डर नहीं होता, वो महारत हासिल होता है कि गांधी जी बोले मैं देखूंगा, और वहीं से बात आगे प्रारंभ हुई। लेकिन गांधी जी के आने से जिलाधिकारी, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, आपके ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी चंपारण पहुंचे, लेकिन चंपारण पहुंचते जिला अधिकारियों, तो जिला के अधिकारी थे, उनको बेचैनी हो गई। बोले कि जो साउथ अफ्रीका में जाकर वहां सत्याग्रह करे और बैरिस्टर और है, बोले वकील हो रहे हैं, वकील होने के साथ साथ जानकारी पूरी, तो बोले कहीं ना कहीं ये हमारा अहित कर देंगे। देखो, जो जुल्म करने वाला होता है ना, अगर उसके सामने सत्य के लिए भी आवाज उठाई जाती है ना, तो वो जो जुल्म करने वाला है ना, जैसे खूनी हो, कत्ल कर रहा हो, अगर तुम उसे पकड़ो या उसमें मैं पकड़कर मार लगाओ या पुलिस को दो, तो वो ये मानेगा आपने उसके साथ गलत किया है, क्योंकि खूनी को ये लगेगा कि जो सही लोग हैं वो गलत है। यही सिस्टम है। तो अधिकारी जो थे उस समय वहां पर, उन्हें लगने लगा कि गांधी जी आए, ये कुछ ना कुछ रायता फैलाएंगे। चंपारण, अच्छा, अधिकारियों ने क्या किया, गांधी जी को यह कहा गया कि आप 2 दिन के अंदर या चंपारण छोड़ दो, समय दे दिया कि आप चंपारण छोड़ दो, लेकिन गांधी जी ने वो आदेश नहीं माना। गांधी जी को समय दिया, 2 दिन का टाइम दिया, बोले कि 2 दिन के अंदर आप चंपारण जो है वो छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने आदेश नहीं माना। आखिरकार माहौल को देखते हुए जो जिला अधिकारी थे, जिले के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने वो जो आदेश दिया था गांधी जी को जाने के लिए, वो वापस लेना पड़ा।
इस प्रकार गांधी जी ने जो सत्याग्रह या सत्य का मार्ग पकड़ा वो प्रभाव लाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट 13 एक जांच समिति बनी। अधिकारियों ने भी माना कि कुछ ना कोई ना कोई बात है, आपकी बात में थोड़ा बहुत दम है, उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। और उस समिति में गांधी जी को एक मेंबर या सदस्य बनाया गया कि देखो आप कमेटी में शामिल हैं, अब इनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। क्योंकि चंपारण जो सत्याग्रह था वो इसलिए भी अहम था क्योंकि गांधी जी जो थे उन्होंने पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह था 1917 में जो किया उसमें भाग लिया। ये उनका पहला सत्याग्रह था जिसने भारत की आजादी के लिए गांधी जी ने जो प्रयास किए, व्यक्तियों के लिए आवाज उठाई, वो रंग लाने लगी। इस प्रकार समिति बनी, समिति में निष्कर्ष निकाले गए और वहां के किसानों को उससे फायदा पहुंचा, रिलीफ पहुंचा।